हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट पेपर 1 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है, यानी कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो 18 मई से लेके 29 मई के बीच आपकी ये परीक्षा होनी है। अब यहाँ पर जो हिंदी की परीक्षा है वो 25 मई को तय हुई है, जैसा कि आप सभी से मुझे ज्ञात हुआ है कि इसकी परीक्षा 25 मई को होनी है। तो ये जो आपके पास अब कम समय रह गया है, इसमें मैं ज़रूरी से ज़रूरी कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर है वो आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी। जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे या जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से करते चले जाएंगे परीक्षा से पहले। तो यहाँ उससे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर करना ज़रूरी है कि पिछला पेपर किस प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो परीक्षा की डेट देख सकते हैं कि 11 सितंबर 2023 शिफ्ट 2 इसका क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आप सभी को दिखाऊंगी और क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, और सिलेबस आप सभी के पास है। और मेरे चैनल पर भी मैंने इसका सिलेबस आप सभी से डिस्कस किया था। तो आप पहले सिलेबस देखिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखिए कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, ताकि प्रीवियस ईयर के पेपर से इतना फ़ायदा तो होता ही है कि जो भी चीज़ें इसमें पूछी जा रही है आप आसानी से इसमें कर सके और उसके अनुसार अपनी अगली रणनीति या अगली परीक्षा की तैयारी कर सके। तो चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा, देखिए पीताम्बर यानी पीत जमा अंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें लग रहा है इसका करेक्ट आंसर पी जमा तांबर तो नहीं होगा, पीताम्ब जमा र ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नौ जमा एक, या फिर ना जमा विक, नावी जमा का, या फिर न जमा आविक। तो यहाँ पे राइट आंसर है 9 जमा इक। इसमें क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाविक शब्द का संधि विच्छेद 9 जमा 1 है। यह क्या कौन सी संधि है? तो ये एक अयादी संधि का, कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार की संधि है। यहाँ पर तो आपसे केवल पूछा है कि संधि विच्छेद इसका करना है, लेकिन कई बार आपसे ये भी पूछते हैं कि ये किस प्रकार की संधि है। तो ये अयादी संधि है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, एक ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 9 जमा 1 यानी कि नाविक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक का संधि विच्छेद। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति जमा 1। ठीक है, ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए व्यंजन वर्ण के साथ, ठीक है, व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन आए तो वो हमारा कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उन सब की परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं भी परीक्षा में पूछी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन संधि का मतलब पूछा है, उसकी परिभाषा हमें दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ भी देखिए आपसे यही चीज़ पूछी गई है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब यही हो गया कि विसर्ग संधि किससे बनती है, स्वर और व्यंजन जो भी कुछ आ जाए उससे हमारी विसर्ग संधि बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। अब जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव, देखिए तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय, कर्मधारय में भी क्या है, नहीं होगा, द्वंद्व में तो दोनों ही पद होते हैं, बहुब्रीहि में अन्य पद होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा इसका उत्तर गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देखिए, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बहुब्रीहि समास माना है, लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है, किसी अन्य पद पर होता है। ठीक है,
और यहाँ पे पूछा है कि जिसका पहला पद प्रधान हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे किसकी महत्ता है, पहले पद की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट है, चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन यानी कि चार है जिसका आनन। अब चार किसके मुख होते हैं, आनन मीन्स मुख, चार मुख किसके होते हैं, ब्रह्मा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी थर्ड पर्सन की ओर संकेत है तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसी अन्य पद पर जब हमें जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिकूल में कौन सा समास है, तो प्रतिकूल, प्रति शब्द जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, तो जिस पद में भी है जो शब्द का प्रयोग हो, है जो, देव जो महान है, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है जो शब्द आ गया तो यहाँ पे हो गया हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें आप जो है इन चीज़ों को पढ़ के भी ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं, और आपको अगर ट्रिक ना पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका गद्यांश पूछा गया है, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहलहाती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। आगे है, सपूत है। फिर यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है। चलिए, भारत माता जो है सबकी प्रिय है, भारत माता फसलें और पके फल किसकी देन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है आई थिंक। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि फसलें और पके फल किसकी देन है, तो फसलें और पके फल जो है नदियों की देन है। चलिए नेक्स्ट है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स उपसर्ग है, पूत उसके आगे क्या जुड़ गया, स उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, वह अपने सुख दुखों के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित की ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, तो सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है, परहित के अंतर्गत आता है। परहित क्या होता है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, संकट में छोड़ना, कुमार्ग पर भेजना, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना। यहाँ पर है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। चलिए दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं इससे। चलिए तीसरा आ जाता है, मैत्री की राह बताने को, सबको कुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर दो, आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुश से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का ले न सका। अब प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं और है यहाँ पे। चलिए, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न है, परिजन में उपसर्ग है, तो परिजन में उपसर्ग है परि। न्याय का विलोम है, तो न्याय का विलोम क्या होगा, अन्याय। तो देखिए थोड़े बहुत ही आसान प्रश्न हम कह सकते हैं इसको।
चलिए नेक्स्ट है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जहाँ पे सारे शब्द मिलकर शब्द बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप कल कहाँ गए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? तो आप कल कहाँ गए थे, क्या आ रहा है लास्ट में? यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस प्रकार का वाक्य है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है। प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वह छत पर से गिर गया। प्राण निकल गया, तो गया नहीं आएगा, क्या होगा? प्राण निकल गए। लता मेरी लड़की है, यहाँ पे क्या आएगा? लता मेरी बेटी है, ऐसे आ सकता है, या फिर मेरी लड़की लता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वाक्य का क्या हो गया? यहाँ पे पदक्रम का जो है वो गलत है। फिर देखिए, मुझे घर जाना है, ये सभी प्रकार से सही। वह छत पर से गिर गया, वह छत से गिर गया, यहाँ पे क्या है? कारक का संशोधन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है? गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट है, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए, कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। अकर्मक क्या होते हैं, सकर्मक क्या होते हैं? जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसके साथ क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, किस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में क्या है? अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे कि रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, तो ये जो अंतिम पद है वो प्रधान हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दाता दानी, भेड़ बकरी, ये तो गलत है। लेखक कवि, ये भी गलत है। दाता और दानी तो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं हुआ। चलिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, सुंदरतर सुंदर सुंदरतम। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सुंदर, फिर सुंदरतर और फिर सुंदरतम, ये हो जाएगी। तो जो ये विशेषण होते हैं इसकी 3 अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था, तो ये इसका मूल रूप है सुंदर। सुंदर से इसके बाद क्या बन गया? उत्तरावस्था, सुंदर तर, और इसके बाद उत्तम अवस्था सुंदरतम। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो स्मॉल स्मॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, सेम वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। दिन कटना यानी कि हम कह सकते हैं समय बीतना। ठीक है, दिन बीतना नहीं होगा, समय किसी प्रकार से बीत रहा है। चलिए, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, अब इसका अर्थ क्या है? नगर में छोरा गुम हो जाना, नगर में शोर मचाना, नगर में घूमना, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कि बगल में चीज़ है लेकिन हम उसको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र सोना, फिक्रमंद होकर सोना, घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, या फिर चिंतित होना, तो बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, आस्तीन का सांप, मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में सांप निकलना, बिल्कुल भी नहीं। सच्चा मित्र नहीं, सांप मारना ये भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। नेक्स्ट है, कांटा निकलना, कांटा निकलना का मुहावरे अर्थ क्या हो जाएगा? बाधा उत्पन्न होना। देखिए, निकल गया तो उत्पन्न तो होगा नहीं। कांटा चुभना, चुभने, यहाँ पे कांटा का तात्पर्य कांटा वो चुभने वाले कांटे का नहीं है, मायूस होना भी नहीं है। बाधा दूर होना, ये अर्थ हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट है, पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना क्या हो गया? विपत्ति, कि भारी विपत्ति पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है, चादर से बाहर पैर पसारना। इसका अर्थ क्या है? चादर ओढ़ कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, या फिर आय से अधिक व्यय करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन डोलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भूकंप आना, सुनामी आना, धैर्यवान बनना, विचलित होना। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा विचलित होना।
अब आसन डोलना, डोलने का मतलब वो तो नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विचलित हो गए, बेचैन हो गए। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुभ नक्षत्र आ गया है, संतोष को क्षमा कर दो, यमुना का पानी गंदा हो गया है, शाम को सब्जी लेने जाना है। तो यहाँ पे जो है अशुद्ध वाक्य क्या है, संतोष को क्षमा कर दो। क्षमा नहीं होता, शब्द क्या होता है, क्षमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वर्तनी जो है शब्द गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? हमारे देश के लोग मेहनती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बाजार जाना है। तो देखिए, अब यहाँ पे लोगा शब्द भी नहीं होना चाहिए, लोग होना चाहिए। शायद ये वर्ड छापने वाले की वजह से गलत हो गया हो। अब यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति कहीं से नहीं की जाती, जो चीज़ें होती है ऐसी उनके आविष्कार किए जाते हैं, ना कि इनकी उत्पत्ति की जाती है, पैदा की जाती है, बल्कि इनके आविष्कार किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और ये अगर किस प्रकार का मिस्टेक है वो देखने वाली बात है, लोगा तो ये भी हो सकता है, लेकिन चलिए यहाँ पे हम बुक छापने वाले की गलती कह देते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं, हम ए वाला मान लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। ठीक है, चलिए, वह हाथी पागल हो गया है। ठीक है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, यहाँ पे क्या है? अब एक बार बताइए, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ तो समझ में आता है, लेकिन खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ ऐसा तो नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और ये किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये पदक्रम की अशुद्धि है, जहाँ पे पदक्रम सही नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह खाना खाएगा, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, भिक्षारी को थोड़े चावल दे दो, ये तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। अब भिक्षारी क्या होती है, चावल क्या होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम इसको भी करेक्ट कर सकते हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन अशुद्ध है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, सही है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी, सही है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। चलिए, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी लौट आया, वापस लौट आया या लौट आया हम बोल सकते। चलिए नेक्स्ट है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए, चलिए, संज्ञा पदबंध आता है, क्रिया पदबंध आता है, विशेषण पदबंध भी आता है, लेकिन समास पदबंध नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से पदबंध के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संज्ञा होता है, फिर उसका सर्वनाम होता है, फिर विशेषण होता है, फिर क्रिया होता है, और उसके बाद क्रिया विशेषण होता है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। इनके भेदों को याद रखें, क्योंकि पेपर में आपसे ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द पदबंध है। अब यहाँ पे पदबंध क्या है? देखिए, जा क्या है? क्रिया है। सकता क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है? सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन क्रियाएं एक साथ आ रही है, तो ये कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। तो ये मैंने आपको करवाया था पदबंध कि आपको किस प्रकार से ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट है, राहुल फुटबॉल खेल कर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? अब यहाँ पे है खेल कर, खेलने की बात हो रही है, तो खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाव पानी में डूबती चली गई। अब ये चली गई, ये क्या है? देखिए, चली ये भी क्या है? क्रिया है। गई ये भी क्रिया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। अब यहाँ पे क्या है?
किसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए जब भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है, विशेषण पदबंध हो जाता है। तो उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, तो आज्ञाकारी है की बात हो रही है, तो यहाँ पे विशेषण हो गया। नेक्स्ट है रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो रमा से रोया नहीं जा रहा, रोने की बात हो रही है, तो क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट है आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें कौन सा वाच्य है, तो अब यहाँ पे भी क्या है, उसने पेंटिंग बनाई, कर्म किया, काम किया, यहाँ पे काम की बात हो रही है। देखिए वहाँ पे क्या बात हो रही थी, रमा से रोया नहीं जाता, रोना क्या है, हमारा भाव है, तो इसलिए यहाँ पे भाव आया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेंटिंग बनाने की बात हो रही है, पेंटिंग क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्मवाच्य हो गया। चलिए वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वाच्य क्या है, तो यहाँ पे बात करें कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, वचन नहीं, बोली नहीं, कहावत नहीं, वाच्य होता है बोलने का विषय, कि किस विषय पर वो बात कही जा रही है। भाववाच्य का उदाहरण है, रमेश खेलता है, कर्मवाच्य हो गया, राजू सो गया, बच्चे से उठा नहीं जाता है, ये जो ऐसे तरह के वाक्य होते हैं ना, उससे चला नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, ये सारे जो बात होती है ये भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है, सोनार गहने बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो कि सोनार, कौन गहने बना रहा है, यहाँ पे सोनार बना रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा कर्तृवाच्य हो जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही है। नेक्स्ट है निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य यही है, भाई बहन जा रही है नहीं, भाई बहन जा रही हैं। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, तो बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। सीता ने झूठ कही तो झूठ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, तो ये तो अशुद्ध ही है। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, बहन भी सोती नींद से जाग पड़ी, बहन सोती नींद से जाग, भी तो आना नहीं चाहिए। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो देश भर में ये बात फैल गई, तमाम नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, झूठी गवाही मत देना, झूठी यह काम आप पर निर्भर करता है, आपका पत्र धन्यवाद मिला, धन्यवाद ये भी गलत है। वह हर समय में मूर्खों की तरह लड़ते रहे, हर समय में ये भी गलत है। यह काम अब हम यहाँ पे जो है देखिए झूठी गवाही मत देना, झूठी नहीं आएगा, अगर यही झूठी होता तो है, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से चारों ही वाक्य गलत है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विकल्प में झूठी इसको कह दिया है, तब तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, हम में से तो आएगा नहीं, ठीक है, ये कहाँ से शुद्ध हो जाएगा, हम में से प्रत्येक, हिंदी हम सब की आ जाए, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, यह किताब का क्या मोल है, इस किताब का क्या मोल है, आपका सब काम गलत होता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए हिंदी हम में से प्रत्येक की मातृभाषा है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट है शब्द शक्ति के भेद है, तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, अभिधा होता है, लक्षण होता है और व्यंजना होता है, तो आंसर हो गया इनमें से सभी।
अब यहाँ पे इसकी परिभाषाएं भी ले लें। देखिए, अभिधा क्या होता है? वह शब्द शक्ति जो शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराए, जैसे कि राधा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो मुख्य अर्थ में पता चल रहा है कि राधा क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है। नेक्स्ट है लक्षणा। जब शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे रोहन ने कहा मेरा दोस्त तो गधा है, तो यहाँ पे मुख्य अर्थ से अलग अर्थ की दोस्त को क्या कहा है? गधा है। व्यंजना शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति, यानी किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ पे व्यंजना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग कहते हैं। ठीक है, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, ऐसा तो नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। नेक्स्ट है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो शब्द में जो अर्थ होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, इसमें क्या है? अब एक बार बताइए, भिखारी है लेकिन राधा ने क्या कहा? महाराजा आ रहे हैं, तो उसने व्यंग किया, तो व्यंग से क्या आ गया? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? उभय अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार या फिर भावालंकार। अब देखिए, यहाँ इसने क्या कहा है कि काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से, शब्द की बात हो रही है, तो जहाँ पे शब्द के कारण सुंदरता हो वहाँ पे क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। देखिए, भावालंकार तो होता ही नहीं, तो ये हमारा पहले हट गया। 3 ही अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अर्थालंकार पे अर्थ की बात हो, उभय अलंकार पे शब्द और अर्थ दोनों की बात हो, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, अर्थ की भी बात कहीं नहीं हो रही, ये भी हो गया। यहाँ पे शब्द की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया शब्दालंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर योगी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या है? बिनु पग चले सुने बिन काना, की पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? विभावना अलंकार आ गया। नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पे क्या है? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वर्णों की जहाँ पे आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली की 100 बधियो, आगे कौन हवाल। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका अन्योक्ति अलंकार है। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कही जाए, ढाल कर कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है ढाल कर किसी बात को किसी को समझा रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होती है। माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे प्रतीक अलंकार है, क्योंकि देखिए माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं, और फिर दूसरा क्या बता दिया? माँ को संत के समान बता दिया। तो प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा, तो यहाँ अलंकार उपमा का उल्टा होता है, जहाँ उपमेय और उपमान को यहाँ पे क्या है? प्रतीक में होता है एक दूसरे का उल्टा। पहली लाइन में कुछ कह रहे हैं, दूसरी लाइन में कुछ कह, उतरी नहाई जमुन जल,
अब जमुंजल क्या है, वो नहाने है। ज्यो शरीर सम श्याम, तो यहाँ पे एक दूसरे का क्या है, विपरीत अर्थ जहाँ निकल के आता है वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है कि गंध तो मैंने पी लिया लेकिन मदहोश कोई और हो गया, तो असंगति अलंकार हो गया, जहाँ कार्य और कारण में कोई संगति ही ना हो। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है वेद व्यास का। नेक्स्ट है, अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है, तो अलंकारों में भी महत्व सबसे, शिरोरत्न सबसे प्रमुख क्या माना गया है, उपमा अलंकार को। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है, तो ये नाम है विप्सा अलंकार का। ठीक है, इसके दो नाम है, पुनरुक्ति प्रकाश या फिर विप्सा अलंकार। और इसका तात्पर्य क्या होता है, जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। अब यहाँ पे क्या है, हमें शब्दों की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन ये किस चीज़ के लिए प्रकट हो रहा है, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मन, की मोहन का मोह मोह के राधा का मन, मोहन ने जो है मोह मोह लिया है। राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई, तो राधा का मन किसने मोहा है, मोहन ने मोहा है, और राधा का मन भी मोहि मोहि हो गया। चलिए नेक्स्ट है, सुवर्ण को खोजत फिरद कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में अलंकार है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, सुवर्ण कौन कौन खोज रहा है, व्यभिचारी, चोर और कवि, तीन लोग खोज रहे हैं, तो जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे सुवर्ण के तीन अर्थ निकलते हैं, सबके लिए अलग अलग इसकी महत्ता है। चलिए नेक्स्ट है, रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरण, ये नहीं है। तो मोहन के उर्वशी, यहाँ पे उर्वशी शब्द के दो अर्थ, उत्प्रेक्षा हो गया। को हटिए वृष भानु जाइए वे हलदर के वीर, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो गया। मन सागर, मन को क्या है, सागर के समान बताया। मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यहाँ पे क्या हो गया, मन सागर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर भी ये आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, और सासे सी ना आए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जहाँ पे बीच में डैश हो लेकिन सासे सी ना आए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देखिए यमक अलंकार नहीं है, उपमा मानवीकरण ये भी नहीं है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्वज पताका, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट में रूपक अलंकार ढूंढना है। शशि मुख पर घूंघट डाले, तो कैसा मुख है, शशि मुख, मुख पर शशि के, शशि मुख, मुख को शशि, मुख को शशि के समान माना गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आरोपित किया गया है, मुख को चंद्रमा के समान मानने का आरोप लगाया है, मुख पर चंद्रमा का आरोप लगाया गया है। ठीक है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये भी नहीं है। नाथ सकल सुख साथ, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पे तो अनुप्रास है। रघुपति राघव, ये भी अनुप्रास है, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपी पद पंकज पावन की रजे जामे सिर भीजे, अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो देखिए गोपी पद पंकज पावन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पद पंकज, कैसा पद है, पंकज के समान, तो यहाँ पर भी डैश आ गया, सासे सी नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार, तो ए और सी दोनों आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है,
हृदय कपाट। तो यहाँ पे हृदय को किसके समान माना गया है? हृदय कपाट, हृदय पर दरवाजे के समान जो है आरोप लगाया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? हृदय कपाट। यहाँ पे क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब यहाँ पे क्या है? मानो शब्द आ गया तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका? मानो, क्या आ गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है, मुख मानो चंद्रमा है। तो मुख पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए यहाँ पे एक साथ ही शायद प्रश्न उठा के दे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, पद्मावती सब सखी बुलाए, मन फुलवारी सबे चली आई। अब यहाँ पे भी देखिए मनु फुलवारी, मनु शब्द आ गया, मनु मानो जनु जानो आ गया तो उत्प्रेक्षा। मानहु, पहला ही शब्द क्या आ गया? मानहु। तो क्या आ गया आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। तो देखते ही ऐसे शब्द देखते ही लगा दीजिए कि उत्प्रेक्षा है। नेक्स्ट है, ना खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ना खुदा ही मिला न विसाले सनम, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, आई ऐसी अद्भुत वेला, ना रो सका हूँ ना भी हंस सका। ऐसा समा गया कि ना रो सके ना हम हंस सके। तो यहाँ भी क्या है? विरोध हो रहा है भावों का। नेक्स्ट है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। अब यहाँ पे क्या है? कौन सा अलंकार है? यहाँ पे क्या है? अंधा है फिर भी वो क्या है? देख रहा है कि वो रोती है। तो यहाँ पे भी शब्दों का क्या है? विरोधाभास हो रहा है। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जल उठो, जल खुद उठ जाए और सींचने लग जाए। तो यहाँ पे भी शब्द का क्या है? विरोधाभास हो रहा है। नेक्स्ट है, सुलगती अनुराग की आग जहाँ, जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। कि जहाँ पे आग सुलगती है वहीं पे क्या हो गया? जल का तड़ाग भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या है? विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट यहाँ पे छंदों से प्रश्न आगे। चलिए, छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के जो है कितने अंग होते हैं? 5 अंक होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मात्रा होता है, यति होती है, गति होती है, तुक होता है, गण होता है। ठीक है। तो इसके 5 अंग होते हैं। नेक्स्ट है, उ ए ऐ कौन सा वर्ण है? तो उ बड़ा उ है, ए है, आई है। तो ये कौन सा? दीर्घ है। नेक्स्ट है, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो संयुक्त स्वर जहाँ हो और उनसे मिले व्यंजनों में गुरु होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यगण में जो है 1 लघु होता है और 2 गुरु होते हैं। नगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो नगण में जो है 3 लघु होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया गया है, यमा तारा जभा नसल गा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो ना बनो विलासी। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कौन सा छंद है? तो यहाँ पे इंद्रवजा छंद है। नेक्स्ट है, किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो द्रुत विलंबित में जो है होता है। ठीक है, 12 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो देख सकते हैं कि छंदों से किस प्रकार के प्रश्न इस पे पूछा है। तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? 14 वर्ण किस में होते हैं? मदाक्रांता में होते हैं। ठीक है। इस चरण में प्रत्येक 4 यगण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निश्चित जिसके ध्यान में थी बिताती। अब यहाँ पे जो है मालिनी वार्णिक छंद है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, घनाक्षरी छंद है। तो धनाक्षरी छंद जो है कौन सा होता है? तो ये एक वार्णिक छंद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक है। नेक्स्ट है, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो देखिए काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। अब ये क्या है? ओज गुण है, ठीक है, जो हमारे जोश को बढ़ा दे, उत्साह को बढ़ा दे, तो इसको हम ओज गुण कहेंगे। नेक्स्ट है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी, उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण है। तो जाकी रही भावना जैसी, अब यहाँ पे क्या है? प्रसाद गुण है, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ते ही, जिसको पढ़ते ही हमें उसका अर्थ ग्रहण हो जाता है, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। नेक्स्ट है, काव्य शोभाए करतारो धर्मा गुणा, किसका कथन है? तो ये कथन वामन का है। चलिए नेक्स्ट है, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? तो रीति का भेद वैदर्भी है। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र का मतलब क्या हो जाता है? क्रोध। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। नेक्स्ट है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है प्रलंब श्रृंगार, ठीक है। और वियोग में क्या होता है कि विरह की भावना जो है जागृत होती है नायक और नायिका के बीच। नेक्स्ट है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही परिहई निमेषे, पंक्ति में किस रस का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे क्या है? प्रेम रस जो हमें देखने को मिलता है, श्रृंगार रस की थके नयन, हास्य रस नहीं है, वीर रस नहीं है, करुण रस नहीं है, यहाँ पे श्रृंगार रस है। थके नयन रघुपति छवि देखे, ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, वाक्य रसात्मक काव्यम। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके 100 प्रश्नोत्तरी जो है ख़त्म हो जाती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी जो कि और भी पेपर हुए थे उनके बारे में। तो आज के PYQ आपको कैसे लगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।